हेलो गाइस, तो करंट अफेयर्स वाले इस सेशन में हम लोग अप्रैल मंथ के सेकंड वाले वीक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, सिडबी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस रमन को। तो अभी हाल ही में एस रमन को सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और रमन से आप एक नाम याद रखें, एनवी रमना। वो रमन है, ये रमना है। अभी ये हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 48th नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 48th नंबर के। बाकी अतीश चंद्र का नाम याद रखो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। और मल्लिका श्रीनिवासन, ये सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की अध्यक्ष बनी थी। देखो, सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ यूपी में। फिर बताइए, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा गुयेन जुआन फुक। तो अभी वियतनाम के ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी आपको याद होगा वियतनाम के नए प्रधानमंत्री भी बने थे। क्या नाम है उनका? फाम मिन चेन, ये बने थे वियतनाम के नए प्रधानमंत्री। बाकी एडवर्ड हैगर, ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। और सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामी डोंग। फिर बताइए, किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच चुना गया? तो आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। तो अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच रहे हरेंद्र सिंह, इनको अमेरिकी पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है और ये 2017-18 में सीनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं। और अभी इनको अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच चुना गया। बाकी अजय माथुर, अभी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले डायरेक्टर जनरल बने। संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और आदिल जैनुल भाई, ये दक्षता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष बने। ओहो मोदो महामदो, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आंसर होगा नाइजर के। तो अभी नाइजीरिया राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम ने अपने नए मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने के लिए देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में ओहमदो मोहम्मदो को नियुक्त किया है। नाइजर की कैपिटल नियामे है, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है, प्रेसिडेंट मोहम्मद बेजोम है। अभी आपको याद होगा नाइजर के जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, कौन? मोहम्मदो इस्सोफू, जिन्होंने इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 प्राइज जीता था। बाकी वोजोसा उस्मानी कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। और मारियो द्राघी इटली के प्रधानमंत्री बने। फिर बताइए, हाल ही में NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा पूनम गुप्ता। NCAER मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो अभी हाल ही में NCAER की महानिदेशक के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगी? शेखर शाह का स्थान लेंगी। बाकी आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, कश्मीर से हैं। और सोमा मंडल, ये सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी थी। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और हिमा कौली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये। फिर बताइए, इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा गुइलेर्मो लासो। गुइलेर्मो लासो ये इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बन गए। इक्वेडोर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसका कैपिटल होता है क्यूटो और करेंसी $US है। बाकी सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गए। अब तो रट गए होंगे ये नाम आपको, है ना? मारियो द्राघी इटली के प्रधानमंत्री बने। और काजा कलास, बताओ, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फिर बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी पर। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का निर्माण चल रहा है। और इस पुल की जो ऊंचाई है वो चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है। और अभी इसका आर्च बनकर तैयार हो गया, इसलिए अभी न्यूज में था। तो 1315 मीटर लंबे इस पुल का उद्देश्य है कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। और इसका जो निर्माण है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। किस नदी पे? चिनाब नदी पे। देखो, कुछ और भी मैं आपको इस तरह के पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद होगा आपको, गंगा नदी है।
अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है, केटू बोलते हैं इसे, केटू पर्वत। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है, कश्मीर में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी डैम है, उत्तराखंड में है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो जामा मस्जिद है, दिल्ली में है। पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग, इसकी टोटल लंबाई 9 किलोमीटर है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे लंबा बांध पूछेंगे तो हीराकुद डैम है, महानदी पर है, उड़ीसा में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु है, ये लोहित नदी पर है, इसकी लंबाई है 9150 मीटर। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में। ये अभी RRB NTPC के जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखना इसे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनेबॉट्स को बनाया है, तो आंसर होगा USA। तो स्टेम सेल यानी कि स्टेम कोशिका, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो खुद ही अपने कलपुर्जे बदल सकता है। साथ ही इसकी याददाश्त भी बहुत ज़बरदस्त है। ये रोबोट कई काम एक साथ कर सकता है। और इस जिंदा रोबोट को टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी और वेरमोंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मेंढक यानी कि फ्रॉग की कोशिकाओं से तैयार किया है। देखो, USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है 46 नंबर के। यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कौन, कमला हैरिस। अच्छा बताइए, पहला लिखित संविधान ये किस देश का है, अमेरिका। और हाँ गाइस, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। और चलिए आज हम इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी रखते हैं। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 5000 लाइक्स, ओनली 5000 लाइक्स। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करो। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर क्लिक करिए, ताकि अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन को क्लिक करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइए, किस नाम से दुनिया का पहला एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा नैनो स्निफर। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने दुनिया के पहले माइक्रो सेंसर बेस्ड स्वदेशी एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्निफर, इसको लॉन्च किया है। और इसे भारतीय स्टार्टअप कंपनी नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी ने ही बनाया है। ये डिटेक्टर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। नाम याद रखना, नैनो स्निफर है इसका। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किस महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, तो आंसर होगा नूरा अल मातुशी को। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। और इस तरह से पूरे अरब देशों के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी महिला को अंतरिक्ष में जाने की इजाजत मिली है। क्या नाम है, नूरा अल मातुसी। बाकी श्यामला गुली अभी पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली ये दूसरी भारतीय महिला बनी थी। आयशा अजीज आप जानते हो, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। और काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी है दिरहम। फिर बताइए, भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया, तो आंसर होगा गाजियाबाद। तो भारत में गाजियाबाद नगर निगम ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम था। तो गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड मार्ग के माध्यम से 150 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी। और शहर में तृतीयक जल उपचार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बॉन्ड की आय का उपयोग किया जा रहा है। और अभी ये बॉन्ड हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं। ग्रीन बॉन्ड मतलब, पहले मतलब बॉन्ड को मतलब समझो। बॉन्ड मतलब क्या हो गया, एक कागज हो गया जिसके बेसिस पे मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना एक पेपर इशू कर दिया मार्केट में। जैसे कि मार्केट में पेपर इशू कर दिया, आपने वो पेपर खरीद लिया, उसमें लिखा हुआ है कि इतनी राशि आपसे उठाई जा रही है और इतने साल के लिए उठाई जा रही है और आपको उसका इतना प्रतिशत मिलेगा वो समय पूरा होने के बाद। आपसे मान लो 1 लाख रुपए उठा लिए और आपसे बोल दिया कि 10 साल के लिए ये बॉन्ड है या 5 साल के लिए बॉन्ड है, आपको इतना % ब्याज मिलेगा। तो इसी तरह से मार्केट में सब लोगों से पैसे उठा लिए गए, सब लोगों को पास वो बॉन्ड दे दिया गया। अब वो बॉन्ड आपको संभाल करके रखना है।
जैसे टाइम पीरियड होगा आप वो बॉन्ड सरकार को लौटा देंगे, आपको आपकी मूल राशि, प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया बॉन्ड। और ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? तो सरकार ये जो बॉन्ड जारी करके जो पैसा उठाएगी मार्केट से और उससे उसको जहां पर भी लगा करके वो पैसा कमाएगी, तो वो जो पैसा होगा उसको वो ग्रीनरी में इन्वेस्ट करेगी। यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये हो गया। तो भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो गाजियाबाद। फिर बताइए, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा सिंगापुर। आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। तो आरसीईपी ये एक बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया शामिल है। तो आरसीईपी में नवंबर 2020 में 15 भागीदार देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और भारत ने इसे 2019 में चुना था। तो इस व्यापारिक करार का मकसद क्या है? आरसीईपी में देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना। और सिंगापुर ने आरसीईपी समझौते की पुष्टि की है, जो कि चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। और ऐसा करने के बाद सिंगापुर आरसीईपी की पुष्टि करने वाला 15 प्रतिभागी देशों में पहला बन गया है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। प्रधानमंत्री ली सीन लुंग है। और वहाँ पे राजदूत बने थे कौन? भारतीय राजदूत हैं पी कुमारन, एम्बेसडर हैं ये। बढ़ते हैं आगे। बताइए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। तो ये दिन होम्योपैथी और चिकित्सा के दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और डॉक्टर सैमुअल हॉनेमान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इन्हें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। अच्छा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हमने कहा 10 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या रही इसकी? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। फिर बताइए, विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस डे ये हर साल 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ताकि इसे दुनिया के हर हिस्से में खेला जाए। और आपको बता दूं, ये दिन यानी कि 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी चिन्हित करता है। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो लंदन में है। फिर बताइए, अभी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। तो कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस के मौके पर देश में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद महिलाओं को अधिकतम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाए ताकि प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देने के कारण किसी भी महिला की मौत न हो। याद रखना, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को। अच्छा बताइए, विश्व पार्किंसन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा ये भी 11 अप्रैल को। पार्किंसन रोग ये मस्तिष्क की एक बीमारी होती है जिसके होने पर व्यक्ति के चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। और ये बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क के एक क्षेत्र में तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है पार्किंसन बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। और पूरे अप्रैल के महीने को पार्किंसन जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। तो हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को ही मनाया जाता है और ये दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री थे ये। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। पहली बार इसे 2020 में मनाया गया था। हर साल 14 अप्रैल को मना रहे हैं हम ये। तो चगास रोग, चगास डिजीज, जिसे मूक या खामोश बीमारी यानी कि साइलेंट डिजीज के रूप में भी जाना जाता है और मुख्य रूप से ये उन गरीब लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है। तो कीड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती? 130वीं जयंती मनाई गई। इसे भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूं, जैसे कि
प्रश्न ये भी बन जाता है कई बार कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब मिला था भारत रत्न? 31 मार्च 1990 में। अच्छा बताइए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? एक तो इन्हीं ने किए होंगे, इनका क्वेश्चन चल रहा है तो, और एक महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो आंसर होगा चैत्या भूमि कहते हैं। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और इनके नाम से एक हवाई अड्डा भी आपको मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ मिलेगा? नागपुर में। अच्छा बताओ, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? तो इन्होंने ही, डॉक्टर अंबेडकर जी ने। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे, तो अभी इनके ऊपर 4 बुकें रिलीज हुई थी, मोदी जी ने वो बुकों को रिलीज किया था। बताओ उनके लेखक कौन है? अगर याद है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हो, अगर उनका नाम आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ उनका नाम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बताइए, अभी किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज को। तो प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है, और ये सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। आशुतोष भारद्वाज ये एक देसी अंग्रेजी पत्रकार है। बाकी सुमन चक्रवर्ती अभी 30वां जीडी बिरला पुरस्कार जीता था। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, बताया मैंने आपको इनके बारे में, 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, याद रखना इनको। अच्छा बताइए, किसे फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? गुनीत मोंगा को। तो पगलेट नामक फिल्म के निर्माता हैं ये गुनीत मोंगा, जिनको ही फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड, जिसे कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, से सम्मानित किया जाएगा। वैसे ये सम्मान इनसे पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय तक को मिल चुका है, अब मिलेगा गुनीत मोंगा को। बाकी आशुतोष भारद्वाज अभी देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। सुमन चक्रवर्ती 30वां जीडी बिरला पुरस्कार जीता, और महिंदर गिरी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला था इनको। बताइए, अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में किस भारतीय बिजनेस टाइकून को शीर्ष नागरिक सम्मान मिला? तो आंसर होगा एम ए यूसुफ अली को। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने भारतीय मूल के व्यवसायी एम ए यूसुफ अली को उनके महान और धर्मार्थ योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। बाकी दिग्विजय सिंह झाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे, निधन हो गया इनका। सुशील चंद्र भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने, और चंद्रा नायडू देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी ये, इनका भी निधन हो चुका है। फिर बताइए, किसे चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा केन विलियमसन को। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है ये केन विलियमसन, जिनको 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। बाकी राशिद खान ये अफगानिस्तान के स्पिनर है, अभी 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर करने वाले ये पहले बॉलर बने। किरण पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, अभी T20 इंटरनेशनल में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बने T20 इंटरनेशनल में। और थिसारा परेरा ये 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बने। फिर बताइए, ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा डॉक्टर हरिकृष्णा मेहताब। तो अभी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कल केशरी हरिकृष्ण मेहताब के द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद को जारी किया। डॉक्टर हरिकृष्णा मेहताब ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, और ये 1946 से 1950 तक और 1956 से 1961 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। डॉक्टर हरिकृष्णा मेहताब नाम है इनका। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, उनके उपन्यास सनातन के लिए। और प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान मिला इनको।
और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार मिला इनको। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना। बताइए माई मदर माई हीरो नाम की बुक के लेखक कौन है? अच्युता समांता। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, जिसे लिखा है अच्युता समांता ने। बुक का नाम है माई मदर माई हीरो। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने, अभी आपको याद होगा, सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा था, जिसको रिलीज किया था वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। नितिन गोखले, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। और पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। अच्छा बताइए, अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर नाम की बुक को किसने संपादित किया, एडिट किया है? तो आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र ने। तो अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, ये एक महान भारतीय गायिका बेगम अख्तर या अख्तरी बाई फैजाबादी के जीवन और गायन के अनुभव को याद करने वाली एक नई किताब है। इसे यतीन्द्र मिश्र के द्वारा संपादित किया गया है और इसे मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था और अब अंग्रेजी में ये उपलब्ध होगी। बाकी अच्युता समांता माई मदर माई हीरो नाम की बुक को लिखा। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा था। नितिन गोखले मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा था। बताइए किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिकी नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। और अभी ये न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोत ने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया, इसलिए ये भी न्यूज़ में बना हुआ था। फिर बताइए, अभी पंजाब ने किसे राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो अभी सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद से आपको याद होगा, अभी इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी बनाया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है आई एम नो मसीहा। अभी एसर इंडिया के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सोनू सूद को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी दिया था। बाकी विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने। राणा दुग्गवती सीएट टायर्स के बने। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर बताइए, अभी किस बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना नया रिवॉर्ड्स 123 सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को भत्ता और पुरस्कार प्रदान करता है। तो इसमें उपयोगकर्ता को 960 रुपये तक की वार्षिक आय के साथ साथ कई लाभ मिलेंगे, जैसे कि कैशबैक वगैरह। देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। इसके एमडी सीईओ हैं अनुब्रत विश्वास। और अभी पेमेंट बैंक से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद होगा कि इसमें जो लिमिट है, जमा करने की जो लिमिट है, वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 2 लाख रुपये। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको याद होगा, इसने ऑफलाइन कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया था। एक्सिस बैंक ने अभी वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया था। अच्छा बताइए, लैंगिक समानता की स्वीकृति के रूप में किस देश ने एयरमैन शब्द को एविएटर्स शब्द से रिप्लेस किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना प्रमुख के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के कर्मियों को एयरमैन के बजाय एविएटर के रूप में जाना जाएगा। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में 15,000 कर्मियों में से 20% से ज़्यादा महिलाएं हैं और इसका उद्देश्य है 2023 तक 25% महिलाओं को शामिल करना। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। बताइए किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वही मकान योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो इस योजना का उद्देश्य है झुग्गी बस्तियों में रह रहे बेघर परिवारों के लिए फ्लैट्स बनाए जाएं, जिससे कि इन परिवारों को अच्छी जिंदगी मिल सके और इस योजना के तहत असमानता को कम किया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल है। अनिल बैजल यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की थी और उत्तराखंड ने घरों की पहचान चैलिका नाम योजना शुरू की थी और हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की थी। इस सेशन में अप्रैल मंथ का हमारा पूरा सेकंड वाला वीक कंप्लीट हो गया है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है।